हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कोलाइड का वर्गीकरण परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अंतःक्रिया की प्रकृति के आधार पर किया था। आज भी हम कोलाइड का वर्गीकरण ही करने वाले हैं, लेकिन आज हम वर्गीकरण करेंगे आणविक आधार पर। ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के जो अणु होते हैं उनके आधार पर, उनके आकार में समानता या असमानता के आधार पर हम कोलाइड का वर्गीकरण करेंगे। इसके पहले के दो वीडियो में भी हमने कोलाइड का वर्गीकरण किया था, जिसमें हमने भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया था, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अंतःक्रिया की प्रकृति के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण किया था। ठीक है, आज हम कोलाइड का वर्गीकरण आणविक आधार पर करेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं कि आणविक आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं। आणविक आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, लिखा है यहाँ पर कि 3 प्रकार के होते हैं, है ना। आणविक आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, है ना। देखिए कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा, एक एक वर्ड में आपको बारीकी से समझाऊंगा, है ना। तो कंसंट्रेशन यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी कंसंट्रेशन यहाँ पर नहीं होगी, मैं कितना भी समझा दूँ आपको, फिर भी समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है अगर आपकी कंसंट्रेशन यहाँ पर नहीं है तो। ठीक है, और आपकी एनसीईआरटी में भी ये वाला क्वेश्चन है ना। जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट होंगे, और आपकी एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेटली होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि 3 प्रकार के कोलाइड कौन कौन से होते हैं। पहला लिखा है बहुआण्विक कोलाइड, है ना, बहुआण्विक कोलाइड। दूसरा है वृहद आणविक कोलाइड, और तीसरा है संगुणित कोलाइड, और संगुणित कोलाइड को मिसेल भी कहा जाता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये मिसेल, आगे के वीडियोस में इनका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर मिसेल को अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे तो आगे के वीडियोस भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाले हैं। तो चलिए इनमें अंतर हम देख लेते हैं। बहुआण्विक कोलाइड में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि ऐसे अणुओं या परमाणुओं के संयोग से बनते हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। देखिए हाईलाइट किया है मैंने, रेड मार्कर से लिखा है, 1 नैनोमीटर से कम होता है जिन अणुओं या परमाणुओं का आकार उनके आपस में संयोग होने से, उनके आपस में संयुक्त होने से, एडिशन होने से ही बहुआण्विक कोलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, बहुआण्विक कोलाइड में क्या होता है कि ऐसे अणुओं या परमाणुओं के संयोग से बनेंगे जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है ना, लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो बहुआण्विक कोलाइड की जो परिभाषा है वो आपको आई थिंक फर्स्ट पॉइंट में क्लियर हो चुकी है कि बहुआण्विक कोलाइड कहते किसे है। ठीक है, चलिए अब सेकंड लिखा है वृहद आणविक कोलाइड। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये स्वयं ही बड़े आकार के होते हैं, है ना। अब ये जो इस कोलाइड का नाम है, यही देखिए आप, वृहद आणविक कोलाइड। तो वृहद का मतलब क्या होता है, बड़ा, है ना, विस्तार। वृहद का मतलब बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ये स्वयं ही बड़े आकार के होते हैं, है ना। इनमें अणु या परमाणु, बहुत सारे अणु या परमाणु आपस में जुड़कर कोलाइड नहीं बनाएंगे, ये स्वयं ही बड़े आकार के अणु होते हैं, है ना। तो ये स्वयं ही बड़े आकार के होते हैं। इनका अणुभार भी काफ़ी अधिक होता है ना। जो आणविक द्रव्यमान है, अणुभार है, वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये स्वयं ही बड़े आकार के होते हैं, है ना। सिंपल सी बात है, अगर आकार बड़ा है तो उसका आणविक भार भी क्या होगा, अधिक होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट वृहद आणविक कोलाइड का भी आपको क्लियर हो गया, है ना, कि ये स्वयं ही बड़े आकार के होते हैं और इनका अणुभार भी या आणविक द्रव्यमान भी बहुत ज़्यादा होता है ना, काफ़ी अधिक होता है। ठीक, अब संगुणित कोलाइड या मिसेल का जो फर्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। लिखा है कि कम सांद्रण में वास्तविक विलयन के रूप में और अधिक सांद्रण में कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए एक एक वर्ड आपको बारीकी से समझाऊंगा, है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए मेहनत बहुत ज़्यादा ही कर रहा हूँ मैं आपके लिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना आपको जाना नहीं है। ठीक है, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप। ठीक है, आपको केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरा वीडियो देखने के बाद, ये लिख कर ले लीजिए आप मेरे से। ठीक है, चलिए तो संगुणित कोलाइड में क्या लिखा कि कम सांद्रण में वास्तविक विलयन के रूप में, चलिए यहाँ तक देखते हैं वास्तविक विलयन के रूप में। देखिए कम सांद्रण में वास्तविक विलयन के रूप में, अब वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, है ना, किसे कहते हैं,
जिसमें विलेय और विलायक के कण हमें दिखाई नहीं देते हैं। अति सूक्ष्मदर्शी भी लगा ले हम तो भी विलेय और विलायक के कण या अवयवी जो कण होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और कोलाइड में दिखाई दे सकते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कण। ठीक है, वही बात है, परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब विलेय, परिक्षेपण माध्यम का मतलब विलायक। ठीक, तो यहाँ पर वास्तविक विलयन की बात कर रहा है कि कम सांद्रण में, है ना, अगर कम सांद्रता है किसी परिक्षिप्त प्रावस्था की या विलेय की तो ये क्या करेंगे, वास्तविक विलयन के रूप में होंगे, है ना। और अधिक सांद्रण में कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। अगर ज़्यादा सांद्रण कर दिया हमने तो क्या होगा कि कोलाइड के समान व्यवहार करेंगे। अब कोलाइड के समान व्यवहार कैसे करेंगे, परिभाषा हमने पढ़ी है कोलाइड की और कोलाइड का वर्गीकरण भी हमने किया है ना। अगर आपने कोलाइड की परिभाषा नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो की, कोलाइड जो पूरा सिस्टमेटिकली मैंने समझाया है ना, उस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहाँ पर जाइए और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। और आई बटन पे भी मैंने आपको उसकी लिंक दे दी है। ठीक है, आई बटन पर क्लिक कीजिए और वो भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो कम सांद्रण में विलयन के वास्तविक विलयन के रूप में और अधिक सांद्रण में कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं, है ना। अब वास्तविक विलयन में क्या होता है, विलेय और विलायक होता है। ठीक है, तो विलेय और विलायक से ही हम समझते हैं। देखिए, अब वास्तविक विलयन में अगर हमने विलेय डाल दिया तो वो घुल जाएगा, है ना। जैसे कि हमने कोई विलायक लिया, पानी लिया, मान लेते हैं कि पानी लिया, उसमें हमने NaCl डाल दिया, नमक डाल दिया, ठीक है, तो वो घुल जाएगा। ठीक, अब ये हो गया वास्तविक विलयन। अब पानी में नमक घुल गया तो नमक के कण हमें दिखाई नहीं देंगे पानी में, यानी कि वास्तविक विलयन, है ना। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम यानी कि विलेय और विलायक के कण हमें दिखाई नहीं देंगे तो वो हो जाएगा वास्तविक विलयन। ठीक, और अधिक सांद्रण में कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा हमने सांद्रण कर दिया उस विलेय का या उस परिक्षिप्त प्रावस्था का तो वो ऐसा ही पड़ा रहेगा। और ऐसा ही अगर पड़ा रहेगा तो हमें अति सूक्ष्मदर्शी से, है ना, वो जो कण हैं परिक्षिप्त प्रावस्था के या विलेय के वो हमें दिखाई दे सकते हैं, है ना, अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ठीक, तो कम सांद्रता अगर होगी किसी विलेय की या परिक्षिप्त प्रावस्था की तो वो वास्तविक विलयन के रूप में व्यवहार करेंगे। और अगर अधिक सांद्रता है तो वो कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही बारीकी से जड़ से समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक, चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट संगुणित कोलाइड का या मिसेल का आई थिंक आपको क्लियर हो गया है, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है बहुआण्विक कोलाइड में कि घटक परमाणु, है ना, घटक परमाणु या अवयवी परमाणु भी कह सकते हैं, जो भी जिससे भी ये मिलकर बना है ना, तो वो घटक या अवयवी कण हो सकते हैं। तो घटक परमाणु या अणु एक दूसरे से दुर्बल वांडरवाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं, है ना। दुर्बल वांडरवाल्स बल होता है इनके बीच में, दुर्बल वांडरवाल्स बल के द्वारा ये आपस में बंधे होते हैं, है ना। जो अणु या परमाणु जिससे कि बहुआण्विक कोलाइड बना हुआ है उसमें क्या होगा कि दुर्बल वांडरवाल्स बंधों के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, लिखा है कि घटक परमाणु यानी कि वही अणु या परमाणु, घटक परमाणु या अणु एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे से दुर्बल वांडरवाल्स बलों के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इधर का क्या लिखा है बृहदाण्विक कोलाइड में कि लंबी श्रृंखलाओं के कारण वांडरवाल्स बल तुलनात्मक रूप से प्रबल होते हैं, है ना। तुलनात्मक रूप से यानी कि इसकी बात कर रहा है, इसकी तुलना में प्रबल होते हैं। इतने भी ज़्यादा प्रबल नहीं होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि जो वांडरवाल्स फोर्स होता है, वांडरवाल्स जो बल होता है वो अपने आप में दुर्बल होता है, वीक होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि तुलनात्मक रूप से प्रबल होते हैं। वर्ड को पकड़िए आप, है ना, तुलनात्मक रूप से यानी कि इससे प्रबल होता है, ये कह रहा है ये बस, है ना। तो लंबी श्रृंखलाओं के कारण वांडरवाल्स बल तुलनात्मक रूप से प्रबल होते हैं, इनसे स्ट्रॉन्ग होंगे बस, है ना, ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक, चलिए, संगुणित कोलाइड में क्या लिखा, मिसेल में क्या लिखा कि सांद्रण अधिक होने पर वांडरवाल्स बलों का मान भी अधिक होता है। देखिए, अगर सांद्रता अधिक है, सांद्रता कम होने की बात तो कर ही नहीं रहा है ये। ठीक है, अधिक सांद्रण होने पर क्या होगा कि वांडरवाल्स बलों का मान भी अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि परिक्षिप्त प्रावस्था हमने बहुत ही ज़्यादा ऐड कर दी, विलय हमने बहुत ही ज़्यादा मिला दिया है उसमें, तो क्या होगा कि जो वांडरवाल्स बल है उसका मान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड पॉइंट आई थिंक क्लियर है आपको मिसेल का भी। चलिए, अब थर्ड पॉइंट क्या लिखा कि इनकी प्रकृति
प्रायः द्रव विरोधी होती है ना। द्रव विरोधी कोलाइड और द्रव स्नेही कोलाइड भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अंतःक्रिया की प्रकृति के आधार पर हमने कोलाइड का वर्गीकरण किया था। उसके आधार पर कोलाइड दो प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड और द्रव विरोधी या द्रव विरागी कोलाइड। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं कोलाइड अंतःक्रिया की प्रकृति के आधार पर। ठीक, तो उसमें हमने पढ़ा था। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, पिछले ही वीडियो में मैंने वो आपको पढ़ाया था, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उस वीडियो की लिंक दे रखी है। ठीक है, चलिए, तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? प्रायः द्रव विरोधी होती है। अगर द्रव विरोधी द्रव स्नेही को मैं समझाने जाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबा टॉपिक खींचा चला जाएगा, तो इसलिए आप वीडियो तो देखेंगे नहीं इतना लंबा, इसलिए आपको द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहते हैं इसके लिए पुराना वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इतना सारा मैं आपको इस वीडियो में नहीं समझा पाऊँगा। ठीक है, चलिए, तो इनकी प्रकृति प्रायः द्रव विरोधी होती है और इनकी प्रकृति प्रायः द्रव स्नेही होती है। देखिए, द्रव विरोधी भी आ गया है, द्रव स्नेही भी आ गया है, तो इसलिए पुराना वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है आपकी एग्जाम के लिए भी। ठीक, और एनसीईआरटी में भी वो वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो वाला वीडियो भी आप जरूर देखिए। चलिए, तो इनकी प्रकृति भी क्या होती है? प्रायः द्रव स्नेही होती है। इनकी प्रकृति प्रायः द्रव विरोधी होती है। और इधर क्या लिखा कोलाइड, संगुणित कोलाइड में या मिसेल में क्या लिखा कि इनके अणुओं में द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी दोनों प्रकार के, है ना, दोनों प्रकार के समूह पाए जाते हैं। ठीक है, मिसेल में क्या है? द्रव स्नेही भी पाया जाएगा, द्रव स्नेही अणु भी पाए जाएंगे और द्रव विरोधी अणु भी पाए जाएंगे, या द्रव स्नेही समूह भी पाए जाएंगे और द्रव विरोधी समूह भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो इनके जो अणु होते हैं उनमें द्रव स्नेही और द्रव विरोधी दोनों प्रकार के समूह पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्लियर है। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है? फोर्थ पॉइंट में सिर्फ एग्जाम्पल लिखा है गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल आदि। अब यह सॉल का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए आपको भौतिक आधार पर वर्गीकरण जो मैंने आपको पढ़ाया था उसकी वीडियो भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो समझाने गया मैं तो फिर से वही बात बोलूँगा मैं आपको कि वीडियो बहुत ही लंबा खींचा चला जाएगा। ठीक, तो आप वो वाला वीडियो देखिए। देखिए, मैंने लिंक बना दी है आपके लिए, है ना। एक वीडियो देखा, उससे रिलेटेड दूसरा वीडियो आएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा। इस तरह से मैंने एक लिंक, एक चेन बना दी आपके लिए। तो आप सीरियल से अगर वीडियो देखते जाएंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपकी केमिस्ट्री को समझने के लिए भी। ठीक है, तो यूनिट 5 की जो प्लेलिस्ट है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें मैंने सभी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। जो जो वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं वो आप ज़रूर देखिए आगे के वीडियोस को अच्छी तरह से समझने के लिए। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर गोल्ड सॉल और सल्फर सॉल इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, किसके? बहुआण्विक कोलाइड के। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब वृहद आणविक कोलाइड का एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च, प्रोटीन, रबर आदि, है ना। स्टार्च, प्रोटीन और रबर जो होते हैं वो वृहद आणविक कोलाइड के एग्जाम्पल है ना, वृहद आणविक कोलाइड के एग्जाम्पल है। अब देखिए, स्टार्च, प्रोटीन और रबर, इनमें क्या होता है कि इनके जो अणु होते हैं वो स्वयं ही बड़े आकार के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े आकार के होते हैं खुद ही। इनमें ऐसा नहीं होगा कि दूसरे बहुत सारे अणु या परमाणु आकर आपस में मिलेंगे और फिर किसी अणु का निर्माण होगा या किसी कोलाइड का निर्माण होगा, ऐसा नहीं है। इनके अणु स्वयं ही बड़े आकार के होते हैं और इनका अणुभार भी बहुत ही अधिक होता है ना। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जानते हैं स्टार्च और प्रोटीन के बारे में। ठीक है, और रबर जो है ये वृहद आणविक कोलाइड के एग्जाम्पल हो गए। अब संगुणित कोलाइड या मिसाइल में क्या लिखा? साबुन आदि, है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे भी, सही है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साबुन की स्वच्छीकरण क्रिया विधि। ठीक है, मैकेनिज्म पढ़ना है हमें कि किस तरह से साबुन जो होता है वो दाग धब्बों को हटाता है, मैले जो कपड़े होते हैं, गंदगी से भरे हुए जो कपड़े होते हैं उनको किस प्रकार से साबुन साफ करता है। ठीक है, तो उस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जब तक मेरा वीडियो देख रहे हैं आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका काम ओनली वीडियो देखना, सिर्फ वीडियो देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए, तो चारों की चारों पॉइंट आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना। आणविक आधार पर कोलाइड 3 प्रकार के होते हैं, बहुआण्विक कोलाइड, वृहद आणविक कोलाइड और मिसेल या संगुणित कोलाइड। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं
साइड हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। आई थिंक आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा पायस के ऊपर, है ना, में हम पायस पढ़ेंगे, पायस की परिभाषा, पायस के प्रकार और साथ ही पायस के उपयोग क्या क्या हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में भी मेरे साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।